कमजोरी। ऐसा भी क्या? देखने में तुम्हारा मासूम सा चेहरा इन ऊपरी बालों से, बेतरतीब दाढ़ी की घासों से थोड़े ही भयानक हो जाएगा। समाज की ओर से तुम्हें ऐसी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। समाज की आंखें बहुत तेज होती हैं, उनसे सच्चाई छिप नहीं सकती। तुम्हें मैं क्या कहूँ? थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ा सा आक्रोश आता है तुम्हारे ऊपर। आखिर तुमने ऐसा क्यों सोचा? लेकिन नहीं, तुम सोच भी क्या सकते हो? तुम यह क्यों नहीं सोचते कि खैर छोड़ो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम तुम मेरे हो, बस। तभी तो मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें स्नेह करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हारे प्रति सहानुभूति पैदा हुई है मेरे मन में। जानते हो कौन सी चीज तुम्हारे भीतर है जो मुझे अच्छी लगती है? तुम्हारा भोलापन। तुम बहुत भोले हो, बिल्कुल नादान। दुनिया को अपनी तरह समझते हो, अपनी नजर से देखते हो। यह दुनिया तुम्हें बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ के लोग, उनके संबंध और दृश्य, सब कुछ। बस यहीं यहीं मैं तुमसे भिन्न हो जाता हूँ, अलग हो जाता हूँ। मुझे भी यह दुनिया अच्छी लगती है, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम समझते हो। मुझे पता है कि तुम मुझे भी पसंद करते हो। इस कारण से यह तुम ही जानते हो। इतना अंदर है तुम में और मुझ में, बहुत, या शायद कुछ भी नहीं। खैर छोड़ो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उत्तर देना मेरे भाई। क्या तुम अपने भीतर कुछ मरता हुआ नहीं महसूस करते? या कभी कभी तुम अपनी हत्या स्वयं नहीं करते? संसार में घट रही अमानवीय घटनाओं के विरुद्ध जागते भीतरी आक्रोश को क्या स्वयं नहीं दबा देते? या अनिच्छा पूर्वक सहन नहीं करते हो? तुम चुप हो गए ना? आंखें बोझिल होने लगी हैं। कुछ याद करना चाहते हो, खोज रहे हो, खोज रहे हो ना स्वयं में स्वयं को, लेकिन कह नहीं सकते। नकारना तुमने सीखा ही नहीं और सच बोल नहीं सकते। उत्तर दोगे भी तो क्या? बस यही प्रक्रिया है और उन्होंने तुम्हें हथिया लिया है। तुम अकेले नहीं हो उनकी गिरफ्त में। तुम्हारी तरह लाखों करोड़ों लोग हैं। तुम पर वो अपना आधिपत्य जताते हैं। तुम ही उनकी प्रजा हो जिस पर वे शासन करते हैं। तुम्हारे लिए उन्होंने धर्म बनाए हैं, कानून बनाए हैं। दुख तो यह है कि तुम्हारे ही भीतर के लोग उनके सिपाही और न्यायाधीश हैं, पहरेदार और जासूस हैं। उनके लिए धन की व्यवस्था तुम ही करते हो और तमाम सुखों के स्रोत तुम ही हो। कभी तुम्हें गांव में बांटा जाता है, कभी समाजों में बांटा जाता है। राज्यों और देश की सीमाएं भी तुम्हारे ही लिए हैं। तुम्हारी रगों को वे बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। उन्हें पता है तुम्हारी किस भावना को कब उबलने देना है और किस उबाल को कब पानी डाल बुझा देना है। जिस दिन तुम उनके लिए उपयोगी नहीं रहोगे, तुम्हें सदा के लिए हटा दिया जाता है। जान बच भी गई तो भी तुम किसी लायक नहीं रहते। कुत्ता क्या उम्मीद करता है अपने मालिक से, जानते हो? बस थोड़ा सा भोजन, एक आध रोटी या एक मांस का टुकड़ा। मालिक क्या चाहता है? उसकी पूरी मानसिकता। मुझे किसी के भी भीतर का यह कुत्तापन पसंद नहीं है। मानसिक तौर पर स्वच्छंद हूं मैं। ध्यान से स्वयं को देखो, तुम भी वही हो। भीतर में एक आग है, एक जलती हुई मशाल। इसकी लौ में ही दुनिया का सृजन छिपा हुआ है। इसे हमेशा प्रज्वलित रखना, कभी बूझने मत देना। मैं भी तुम्हारी ही तरह था, शायद तुमसे भी भोला या नादान। दुनिया की कुटिलता का शिकार होना भी मुझे सह्य था। समझता था मेरी शायद यही नियति है। सह लेता था, सुन लेता था। मुझे अपना वह समय याद है जब मैं कुछ भी नहीं था, मगर मैं हारा नहीं, रुका नहीं, चल पड़ा स्व की खोज में, अपनी ही नियति पहचानने। अरे तुम सोने लगे? यह सब पसंद नहीं क्या? लगता है तुम्हारे भीतर की सारी आग राख हो गई है। भीतरी सब कुछ दुनिया की दृष्टियों को नापने समझने में खपा दिए हो।
दूसरों की नजरों को देखते रहे हो, तुमने दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास किया है। कितने प्रसन्न हुए? कुछ सोचने लगे ना? देख लो अपने को, पहचानो। मैं प्रसन्न नहीं हूं, तुम कह रहे हो। सही कह रहे हो या सही कह रहे हो ना, या मुझे ठगना चाह रहे हो? जरा सामने देखो, तुम्हें देख तो लो, जी भर कर देख लेने दो मुझे। शायद राख के नीचे कोई चिंगारी शेष हो, बुलबुला रही हो। कुछ नहीं होगा, होगा वही जिसको साथ लेकर मैं पैदा हुआ हूँ, और वह है एक बुझी सी आग। ऐसा कहते हुए लग रहा है तुम्हारी आवाज बिल्कुल बेदम है। तुम बहुत थके लग रहे हो। अभी तो लंबी चढ़ाई बाकी है। खाना पीना और सो जाना ही जीवन नहीं है। तुम पूछ रहे हो आखिर क्या चाहते हो मुझसे? यही कि पहचान लो तुम कौन हो, क्या हो और क्या हो गए हो। मेरे रूपांतरण की कहानी सुनो। मैं पड़ा हुआ था अपनी उस झोपड़ी में, जिसका निर्माण मैंने अपने ही हाथों किया था। पहला घर जल चुका था। उस घर की छत मुझे बचा नहीं पा रही थी आंधर से, तूफान से। वे बवंडर मुझे हमेशा ही डराते रहे और मैं भय खाता रहा। शायद यही कारण है कि मेरा शोषण होता रहा। दरिंदे मुझे नोचते रहे और मैं देखता रहा। पीड़ा असह्य थी और संपूर्ण संसार पीड़ित था। हर रात गलियों में भेड़ियों का शोर उभरता था। हिंसक लोगों की दहाड़ होती थी। लोगों को अपने घरों में सामते सिमटते देखकर दुख होता था। कोई नहीं था जो खड़ा हो सके और उनका विरोध कर सके। आदमी इतना दुर्बल और लाचार कैसे हो सकता है? उसकी चेतना मरी हुई क्यों है? एक दिन भयानक बरसात हुई। तूफान जोरों पर था और मैं अपने घर में छत से पानी टपकने लगा था। बर्फीली हवा की कड़ाके की सर्दी भीतर तक व्याप्त होती गई। भीतर कुछ ठिठुर रहा था। पूरे शरीर में कंपन थी और मैं दर्शक की भांति देख रहा था। धीरे धीरे वह मर गया। वह यानी मैं, जो दुखी था, आक्रांत और हारा हुआ था। और मैंने जन्म लिया। मैंने यानी आज जो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बदला हुआ रूपांतरण। मुझे उस टपकते हुए घर में पड़े रहने की अपेक्षा बाहर की भीषण बरसात अच्छी लगी। दौड़ पड़ा बाहर की ओर। मेरे भीतर का साहस जाग गया था और मैं रोमांचित था। मैं दहाड़ना चाहता था और ललकारना भी। किंचित उमंग के साथ भीतर का संगीत उभरा और सुनाई पड़ा ब्रह्मांड का अनहद नाद। लगा मैं ऊपर उठ रहा हूँ, ऊपर और ऊपर, इतना ऊपर कि बादल मेरे नीचे थे और साढ़े अंदर तूफान भी। मैं देख रहा था लोग भीग रहे हैं, कांप रहे हैं। मैं जाग गया था, परंतु देखा कि लोग बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। मेरी चेतना मुझे झकझोर रही थी। इनका दुख कैसे दूर करूं? इनका दुख कैसे दूर होगा? चल पड़ा खोज में, संसार के हर पन्ने को देखने और पढ़ने। देखा शराब की बोतलें और मेज के चारों ओर खूंखार पशु। उनके जबड़े भींचे हुए थे। उनके मुंह से टपक रहा था मानव रक्त और गूंज रहा था उनका अट्टहास। मानवता चित्कार रही थी। दूसरी ओर विशाल मशीनें, हथियार और उन्हें छोड़ने के लिए तत्पर हजारों राक्षसी हाथ। सामने थी पूरी मानव जात, तड़पती हुई, कराहती और आर्तनाद करती। अपंग बच्चे, बिलखती नारियां और टूटे हुए पुरुष। मेरे हाथ में यह मशाल है, स्वतंत्रता की मशाल, स्वयं के अस्तित्व की मशाल और संपूर्ण मानव जाति की चेतना की मशाल। क्या देख रहे हो गुर गुर कर? सड़क के बीच में मैं क्यों खड़ा हूँ? यह सड़क है, एक रास्ता, लोगों के आने जाने का मार्ग। तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों लोग आएंगे जाएंगे। अपनी सड़क कितने लोगों ने बनाई है? सब दूसरों की बनाई सड़क पर चलते हैं। कभी सोचा है कहाँ जाओगे? समझ लो वहीं जाओगे जहां उनकी सड़क जाएगी, जहां वे तुम्हें ले जाना चाहेंगे। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? यही सत्य है भाई। मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ। सोए मत रहो, जागो और सजग रहो। सुविधा भोगी मत बनो।
संघर्ष करो, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष सबको मर जाने दो। देखना तुम्हारे भीतर एक नई चीज पैदा हो जाएगी। उसे सहेज लेना, क्योंकि वह बहुमूल्य होगी। उसकी रोशनी में तुम्हें सत्य दिखाई देगा, उज्जवल भविष्य और किलकती बिहसती मानवता। मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि आज तुम भी प्रक्रियाओं से गुजर रहे हो। संसार में सब कुछ प्रक्रियाबद्ध और सुव्यवस्थित है। जल्दी आगे बढ़ो और थाम लो यह मशाल। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। बिल्कुल अलग शैली की लिखी गई आपकी यह कहानी है। और आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से इसका वाचन भी आपने किया है। कहानी वाचन करने के भी एक अलग ढंग होता है। आप दोनों में माहिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम देते विजय कुमार तिवारी जी। और आपकी इस कहानी पर पारमिता जी बहुत संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी देंगी। धन्यवाद सर। विजय जी जैसे पारखी आदमी की कहानी को बारे में समीक्षा नहीं कर सकती मैं, उतना हैसियत नहीं है। हाँ, कुछ पाठकीय मत अवश्य देना चाहूंगी। कहानी में परीक्षा या प्रयोग में नयापन होना पाठकों को आकर्षित करती है, जो यह कहानी भी है। नामकरण यथार्थ है। मशाल एक उजाला, एक आलोक दिखाने का काम करती है, जो ये कहानी ही करती है। यह कहानी प्रमाण करती है, पहले लेखक अपने आप से अंतरंग हुए, फिर शब्दों को चयन किए। इस कहानी की भाव पक्ष विषादवाद आदि भौतिक चेतना के साथ मिलकर व्यक्त हुआ है, ये मैंने महसूस किया है। समय चेतना एकदम सही है और प्रश्नात्मक शैली में वर्णन किया हुआ कहानी मन को बहुत छू लेती है। शिल्पी और प्रतीकवाद को ये कहानी धारण करती है। सच कहूं तो इसमें दिया गया उपमा कहानी में काव्य का सौंदर्य का प्रमाण दे रही है। मुझे ये कहानी में कुछ कविता की झलक भी दिखाई देती है। रहस्यमय तो है, जिसकी वजह से अंत की कौतूहल बढ़ाती है, अंत जानने के लिए। सीधा सीधा कोई अतिरंजित अथवा गौर चंद्रिका नहीं है, सीधा सीधा शब्द में लिखा गया है। क्योंकि लेखक ने प्रथम पुरुष में ये कहानी लिखी है, तो यह हमें भी उस चरित्र में परिवर्तित करती है। समाज के बिंब देने में यह संपूर्ण सफल है ये कहानी। मैं आशा करूंगी विजय जी की और भी बहुत सारे कहानी पढ़ने को सुनने को मुझे मौका मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पारमिता जी, आपने बिल्कुल सही मूल्यांकन किया है। और निश्चित तौर पर हम अगली गोष्ठियों में भी उनकी कहानियों को ये कहानी हमारे अभी जो नया नया संकलन आया है पुस्तक मेला दिल्ली में, अद्विक प्रकाशन से, उजड़े प्यार का मसीहा, उसमें ये संकलित है। हार्दिक शुभकामनाएं आपकी इस नई पुस्तक के लिए। और निश्चित तौर पर हम पढ़ना चाहेंगे, कभी मिलेगी तो। और हम अब ये कथा सम्मेलन का तो आरंभ हो ही चुका है। और आगे के वक्ता कहानीकारों से भी निवेदन है, किसी तरह छोटी छोटी कहानियाँ जो 10 मिनट में हम सुन सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो सके। और अब आगे की जो भी कहानियाँ आएंगी उस पर टिप्पणी हमारे आज के अध्यक्ष विजय कुमार तिवारी जी करेंगे। मैं चाहूँगा कि दो कहानी के पाठ टिप्पणी दी जाए, तो मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगा। तो मैं आरंभ में जुड़े हुए रचनाकार हैं हमारे सपना चंद्रा जी नमिता से, इन दोनों की कहानी को हम सुनना चाहेंगे। तो सपना चंद्रा जी के बारे में बतला दूँ, इनकी कहानी छोटी छोटी कहानियाँ होती है, ये बड़ी गंभीर विषयों को अपने कहानी में समेटने का प्रयास करती है। आप भी सुनेंगे। और सपना चंद्रा जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। वह गजल भी लिखती है, कविता भी लिखती है, यहाँ तक कि लघु कथाओं के माध्यम से भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाया है। हम बहुत ही सम्मानपूर्वक, और हमारी संस्था की बिल्कुल अभिन्न अंग है, हम उन्हें बहुत ही सम्मानपूर्वक सपना चंद्रा जी को आमंत्रित करते हैं अपनी एक कहानी पाठ करने के लिए। सपना चंद्रा जी। अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट है आप, म्यूट है सपना जी, आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए आवाज।
सपना जी आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट करके आइए। जी हाँ ठीक है जी। जी, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष जी एवं आदरणीय सिद्धेश्वर जी। तो मेरी कहानी का शीर्षक है मायका है मेरा। हर बार पापा तनख्वाह लाकर छोटी को दे देते और कहते, जाओ भगवान जी को छुआकर प्रणाम कर लेना। वो दौड़ी दौड़ी जाती, भगवान जी की मूर्ति को स्पर्श करा 100 का नोट निकाल लेती। हर महीने की यही कहानी थी। मुझे कभी ध्यान ही नहीं आया, पापा मुझे भी तो दे सकते थे। छोटी जब तक छोटी थी तब तक दुलार प्यार में सब ठीक था। मेरा इस पर कोई संदेह करना उचित भी कहाँ था। यहाँ तक कि सोचना भी गलत था। बड़ी जो थी, बड़े जो होते हैं वे रोते नहीं, बिलखते नहीं कभी। उन्हें संतोष करना चाहिए, बड़े होने का बड़प्पन दिखाना चाहिए। अक्सर ये बातें नहीं होती, तो मेरा इस पर सोचना भी पाप था। सब मेरे ही तो थे, माँ बाप भाई बहन सब। कोई तो एक घर का बागडोर संभालेगा। वो छोटी के भाग्य में आया। धीरे धीरे छोटी के भीतर शासक का जन्म होने लगा। अब वह बचपन के खोल से बाहर आ रही थी। पैसों को पहचानने लगी, जानने लगी। वात्सल्य के अधिकार के साथ साथ उसकी बुद्धिमत्ता भी अपना अधिकार दिखा रही थी। मैं जाने क्यों झिझकती रही। अपना ही अधिकार मुझे अपराध क्यों लगता था। छोटी बड़ी होती गई और मैं दबती गई, यह कहकर कि तुम उतनी तेज तर्रार नहीं हो। आ गई छोटी तेज तर्रार थी। सब उसके इशारों पर नाचते, सबकी जरूरत वही तय करती, मेरी भी। मुझे क्या चाहिए मुझे मालूम ही नहीं था। तन को कपड़ा खाना कपड़ा मिल जाता बहुत था, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं थी। मेकअप, सजना संवरना सब उसके लिए था, क्योंकि वह कागजी कामों के लिए बाहर निकलती थी। लोगों के बीच आकर्षण का बिंदु भी जरूरी होता है। सजे धजे लोग ही लोगों को पसंद आते हैं। तमाम तरह की सौंदर्य प्रसाधन अपने शरीर के लिए खरीदा करती। मैं उसके रहमो करम पर रहा करती। मुझे जरूरत ही कहाँ थी। घर के काम मेरे हिस्से में थी, मुझे कुछ और आता ही कहाँ था। मैं अपने कक्षा की मेघा भी छोटी मुश्किल से पास किया करती। दुनिया भी कहती है हर सफल व्यक्ति हमेशा पढ़ाई में फिसड्डी रहा है। मेरा मेघा भी होना व्यर्थ था। दुनियादारी मुझसे नहीं संभलने वाली। चतुरता और कुटिलता दोनों से अनभिज्ञ रहकर आदमी जिंदा कैसे रह सकता है। इसलिए मुश्किल से मैं जिंदा थी। एक था भाई हमारा लाडला, गलती कर दी प्रेम विवाह करके, मानो एक कांटा साफ हो गया। दूसरी मैं थी, बस विवाह होने भर की देर थी। मुझे विवाह में क्या लेना है, मुझे क्या पसंद है, सब छोटी को मालूम था। मेरी बारात आई और मैं सब सपने लिए विदा हो गई। किसी को ना कोई दुख ना कोई गम, बोझ ही थी, उतर गई। भाई ने अपनी मर्जी से विवाह किया था। छोटी ने चिंगारी को हवा दे दी। नई नवेली दुल्हन के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। अगर माँ का दूध पिया है तो वापस ना आना। फिर वापसी का कोई सवाल ही कहाँ था उसका। माँ घुट कर रह गई। अब छोटी का शासन और हुक्म के हम सब गुलाम। मेरा विवाह हो गया और घर से नाता कम हो गया। अब छोटी का पंजा नुकीला हो चला था। लालच का पेड़ बरगद बनकर खड़ा था। मैं तरस जाया करती मायका जाने को, इजाजत भी नहीं थी। पति देव के लिए एकदम से अजूबा सा था सब। ऐसा तो कहीं नहीं देखा है। जबरन एक बार मायके लांघने का प्रयास किया। पापा ने कहा, मुझे जिंदा रखना चाहती हो तो फिर कभी नहीं आना। पैर वापस मुड़ गए। छोटी मुस्कुरा रही थी, अपने प्रेमी संग घर बसा रही थी। कभी कभी दिल और दिमाग की लड़ाई में पागल हो जाती हूँ। दुनिया कहती माँ बाप भगवान है, यही मानकर चलती आई हूँ। उनके किसी फैसले पर उंगली नहीं उठाया। बेटी मायके की खुशहाली चाहती है। कभी कभी अपवाद बहुत भयावह होता है। सच के करीब होकर भी अविश्वसनीय लगता है। कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा। पापा, आपका आदेश सर आंखों पर, कहकर अपनी दांतें भींच ली मैंने। सारे गम भीतर जज्ब हो गए। दस्त खाते खाते रह गई मैं, बड़ी होकर भी छोटी रह गई मैं। धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत।
बहुत बढ़िया, ये बहुत हमारे बढ़िया। समाज में ऐसे चित्र जो है ना अक्सर दिखाई देते हैं। कुछ अपने स्वभाव से दबते जाते हैं और कुछ अपने स्वभाव से हथियाते जाते हैं, सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेते हैं। ये इस तरह की कहानियां हमारे हर घरों में कमोबेश पाई जाती हैं और बड़ी दुखद होती हैं, त्रासदी से भरी होती है, लेकिन होती हैं। अब इसके लिए जैसे पिता को छोटी को ही सब कुछ देने का एक जो स्वभाव हो गया, उसका दुष्परिणाम कितना घर पर पड़ा। वो चाहते तो सबको समान रूप से दे सकते थे, लेकिन अब कहानी तो वही है जो सामने है, और ऐसी कहानियां दुखद होती हैं। बहुत अच्छी सशक्त कहानी है, भावनाओं को और स्थिति को व्यक्त करती हुई कहानी है। बहुत बहुत बधाई सपना चंद्रा जी। हम लोग फिर मिलेंगे, जुड़ेंगे जरूर। आप मंच पर आते रहेंगे तो उससे हम सब मिलते रहेंगे। ये हर विधा में आती है। बहुत बहुत और धन्यवाद मैं विजय सपना कुमार जी की तिवारी। साहस को दाद देती हूँ आपने कि ये कहानी लिखने के लिए बहुत हिम्मत होनी चाहिए और आप में वो हिम्मत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया बहुत बहुत कहानी। धन्यवाद बहुत खूब सपना जी, बहुत खूब। सपना जी बहुत की धन्यवाद आप सपना सभी जी को, कहानी आपको का मुझे पसंद आई। विश्वास था कि इस तरह का स्वागत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से भी सपना जी को एक अच्छी कहानी बहुत बहुत प्रस्तुत करने के धन्यवाद लिए। सर, छोटी आपका कहानी, ये मंच जो है छोटी हमारे कहानी लिए भी और एक आपकी कहानी अद्भुत इतनी मंच है, जहाँ हम अपनी कहानियों, कविताओं, लोक कथाओं को प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मंच इसलिए है कि आपकी बात, आपकी प्रतिभा और लोग के करीब भी जा सके, उसका मूल्यांकन हो सके। हमारा यही उद्देश्य तो होता है। अब आज तो मंच पर दो दो महारथी बैठे हुए हैं। अब विजय कुमार तिवारी जैसे अध्यक्ष हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। त्वरित समीक्षा देना, देखिए त्वरित समीक्षा देना बड़ा कठिन काम है। तुरंत कहानी मैं अभी साहित्य की दुनिया में 4 साल का युवा राइटर लेखक हूँ। तो आप युवा हैं, हम लोग अभी जन्म ही लिए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने त्वरित समीक्षा दे ही दिया। अच्छा है कि एक एक कहानी के बाद आप इसी तरह 2-2 मिनट टिप्पणी देते रहे, अध्यक्ष टिप्पणी। लेखक को बहुत शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विजय कुमार। बहुत बढ़िया, बहुत और सुंदर। इसके बाद हमें नमिता सिंह, जो बहुत अच्छी लघु कथा भी लिखती रही हैं। मैं देखता हूँ कि आज वह किस तरह की कहानी आज हमारे मंच पर लेकर आई हैं। मैं नमिता सिंह से निवेदन करता हूँ कि अपनी एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने का कर करें। नमिता सिंह। मंच को नमन, सभी को नमस्कार। मेरी एक कहानी छोटी सी, मैं छोटी छोटी कहानियां ही लिखती हूँ। ये कहानी हरिगंधा में, हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका हरिगंधा में प्रकाशित हो चुकी है। प्रकाशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मैं सीधा कहानी पर आती हूँ अपनी। जी जी। नदी का आंगन शीर्षक है कहानी का, नदी का आंगन। नदी ने जब जन्म लिया था, धवल चांदनी सी सुंदर थी। कल कल छल छल का संगीत सुनाती, चंचल नवयौवना की भांति लहराती आगे बढ़ती रही। मार्ग में छोटे मोटे अवरोध आए, पर उन सब को पार कर नदी फिर भी आगे बढ़ती रही। निस्वार्थ भाव से रास्ते में आने वाले खेतों को सींचा, नहरों को पानी दिया, प्यासों को जल पिलाया। नदी के किनारे बैठे लोगों ने नदी के अप्रतिम सौंदर्य का, उससे उत्पन्न होने वाली मधुर संगीत का भरपूर आनंद लिया, पर अपना कूड़ा कचरा नदी में फेंकते रहे। नदी का प्रवाह कुछ बाधित हुआ, लेकिन फिर भी इस कूड़े कचरे को लिए नदी आगे बढ़ती रही। आगे कारखानों से निकलने वाले जहरीले रसायनों को भी नदी में प्रवाहित किया जाने लगा। अब नदी का सांस लेना दूभर हो गया, लेकिन लोग यही उम्मीद लगा रहे थे कि यह तो नदी है, इसका तो काम ही है बहना, सब बहा ले जाएगी। लेकिन नदी की भी तो एक सीमा थी। आखिर वह अपने अंदर कितना विष समाहित करती। नीलकंठ की जटा से निकली अवश्य थी, लेकिन नीलकंठ तो नहीं थी कि विष पीकर भी जीवित रहती। नदी का पानी बदबूदार हो गया, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं की भी मृत्यु होने लगी। कूड़े कचरे की मात्रा में भी तेजी से वृद्धि हो रही थी। नदी का प्रवाह थम सा गया। लोग शिकायत करने लगे कि नदी तो मरती जा रही है, लेकिन किसी ने भी नदी को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। और एक दिन सचमुच नदी थम गई, उसकी मृत्यु हो गई।
लेकिन नदी का मार्ग किसने अवरुद्ध किया था, किसने उसमें इतना कूड़ा करकट फेंका, किसने नदी में इतना जहर घोला, इसकी जिम्मेदारी कोई भी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं था। नदी की मौत का जिम्मेदार तो हर वो व्यक्ति था जो नदी के आसपास था और जिसे नदी ने हमेशा कुछ न कुछ दिया था। निर्मला जी की ठंडी हो चुकी देह कुएं से निकालकर आंगन में रख दी गई थी। उनकी सड़ी गली देह से उठती बदबू से लोग परेशान हो गए, अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया। कुछ लोग तो कोई बहाना करके वहां से खिसक दिए। जब तक वह जीवित थी, उनके दम पर न सिर्फ आंगन बल्कि पूरा घर महकता दमकता रहता था। वर्षों पहले जब वह उस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब उसी आंगन में परिवार और मोहल्ले वालों की मौजूदगी में सारे रस्मों रिवाज के साथ उस घर को अपनाया था। अपने सारे फर्ज उन्होंने बखूबी निभाए थे। घर के सभी सदस्यों की पसंद नापसंद और खुशी का पूरा पूरा ख्याल रखा था। उसी आंगन में वह अपने बेटों की भाग भाग कर, चिड़िया दिखलाकर, कहानियां सुनाकर उन्हें खिलाया करती थी। रात के समय चंदा दिखाकर, लोरी सुनाकर उन्हें सुलाया करती थी। घर के सदस्यों की रुचि के अनुसार उनकी फरमाइश पर आंगन में कभी पापड़ बड़ियां सूखती रहती, तो कभी तरह तरह के अचारों से भरे मर्तबानों को धूप दिखाया जाता। अचारों की खुशबू से पूरा घर महक उठता। तीज त्योहारों पर तो आंगन की रौनक देखते ही बनती थी। मोहल्ले भर की औरतें सज धज कर आंगन में इकट्ठा हो जाती। ढोलक की थाप पर जब वे गीत गाती और नृत्य करती, तो आंगन ही नहीं बल्कि पूरा घर भी मानो नृत्य करने लगता। घर का कोना कोना गुनगुनाने लगता। भांति भांति के पकवानों से सजे थाल जब आंगन में रखे जाते, तो उनकी खुशबू से घर के सदस्यों और मेहमानों की भूख दोगुनी हो जाती। सभी निर्मला जी की पाक कला की तारीफ करते नहीं थकते थे। लोगों को उनके खाने का स्वाद भुलाए नहीं भूलता था। उसी आंगन में उन्होंने अपने दोनों बहुओं का गाजे बाजे के